एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम बचे हुए 50 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक की कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में कवर कर लें। तो 101 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं एक बार याद दिला देती हूँ कि ये दिसंबर का पेपर है, दिसंबर 2019 पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, दिसंबर 2019 पेपर 2। तो उसमें हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। अब हम 101 से लेके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 101 आपसे ये पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन बिलोंग टू केल सिस्टम। तो ये जो एंटीजन आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं वो केल सिस्टम को बिलोंग करता है। इनमें से कौन से ऐसा ऑप्शन है जो कि केल सिस्टम के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को बिलोंग करता है। तो केल सिस्टम क्या है? ये एक ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है। ये एक ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। ठीक है, केल सिस्टम के थ्रू आप ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हो। तो ब्लड ग्रुपिंग करने के लिए कुछ एंटीजेंस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ही होते हैं। तो वैसे ही केल सिस्टम की ब्लड ग्रुपिंग में कौन कौन से एंटीजेंस है जो इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, COTE, ऑप्शन बी है A2, ऑप्शन सी है W5, ऑप्शन डी है JSA। तो यहाँ पे कुछ कोड्स दिए हुए हैं करेक्ट ऑप्शन के। A C के साथ आएगा, B C के साथ आएगा, या B D के साथ आएगा, या A D के साथ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई 2 ऐसे करेक्ट ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो कि कॉम्बिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो जो केल सिस्टम है, केल सिस्टम का जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से एंटीजन होते हैं। तो उसमें एंटीजन होता है COTE और एंटीजन होता है JSA। ठीक है, तो ये 2 एंटीजन केल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। कौन सा? COTE एंड JSA। तो ये दोनों ही बिलोंग करते हैं केल सिस्टम के ब्लड ग्रुपिंग को। ये एंटीजेंस है जो केल सिस्टम के ब्लड ग्रुपिंग में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे ABO ब्लड ग्रुपिंग में एंटीजन AB, ABO, ये सारा कुछ O नहीं बट एंटीजन A एंड B आते हैं, वैसे ही केल सिस्टम में COTE एंड JSA एज अ एंटीजन इन्वॉल्व रहते हैं। तो इनका ऑप्शन हो गया AND। AND कौन सा है? AND, ऑप्शन नंबर 4। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन A एंड ऑप्शन D दोनों ही क्या है? केल सिस्टम को बिलोंग करने वाले एंटीजेंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 आपसे क्या पूछ रहा है? इफ द मदर एंड फादर बिलोंग्स टू A ब्लड ग्रुप। अगर मदर एंड फादर दोनों ही A ब्लड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, द पॉसिबल ब्लड ग्रुपिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग आर। तो उनके जो बच्चे होंगे उनका पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होगा? A, AB, B एंड O। तो यहाँ पे आपके पास फिर से ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन का कुछ यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। लाइक A के साथ C होना है, A के साथ C होना है, B के साथ C होना है, या B के साथ D होना है, या A के साथ D। ठीक है, तो इनमें से 2 ऐसे पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हैं जो ऑफस्प्रिंग के हो सकते हैं, उनका करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मदर एंड फादर दोनों ही ब्लड ग्रुप A को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मदर का भी ब्लड ग्रुप A है, फादर का भी ब्लड ग्रुप A है, दोनों का ही ब्लड ग्रुप A है। तो उनके जब बच्चे होंगे तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या हो सकते हैं? तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स B तो नहीं हो सकता, क्योंकि मदर फादर दोनों ही ब्लड ग्रुप A को बिलोंग करते हैं। AB भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भी B एंटीजन आपको देखने को मिल रहा है। जब उनके B यहाँ पे देखने को मिल रहा है जब उनके पेरेंट्स में ही B है नहीं, सिर्फ A ब्लड ग्रुप है, सिर्फ A ब्लड ग्रुप है, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग है वो B ब्लड ग्रुप के नहीं हो सकते, या AB ब्लड ग्रुप के नहीं हो सकते। ठीक है, अगर कोई पेरेंट AB ब्लड ग्रुप का होता तब पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि उनके बच्चे A ब्लड ग्रुप को भी हो सकते हैं, या फिर B ब्लड ग्रुप को भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप A की बात हो रही है। तो या तो पॉसिबिलिटी होगी कि ब्लड ग्रुप A हो, या तो पॉसिबिलिटी होगी कि ब्लड ग्रुप O हो। O भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि O भी हो सकता है। तो A and D आर दी पॉसिबिलिटी, A and D, ऑप्शन नंबर 4 अगेन। तो A भी हो सकता है, मींस ब्लड ग्रुप A हो सकता है एंड ब्लड ग्रुप O हो सकता है, B ब्लड ग्रुप हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उनके जब बच्चे होंगे या तो वो A ब्लड ग्रुप के होंगे, या तो फिर वो ब्लड ग्रुप O के होंगे। A B या B के नहीं हो सकते अगर दोनों पेरेंट्स ब्लड ग्रुप A के हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। Which of the following is true for the Diffie system? Diffie system भी क्या है? Diffie system भी एक ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है, ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है।
तो केल, डिफी, एबीओ ये सारे के सारे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। अलग अलग तरीके से ब्लड ग्रुपिंग इन सिस्टम्स के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफी सिस्टम में कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू है हमको बताना है। ओके, कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स JKA and JKB, consist FYA and FYB, discovered in 1950, discovered by Mann and Associates। तो इनमें से कोई ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस है जो कि करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है A and C, B and C, B and D and A and D। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 103 है वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे पॉसिबल जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है डिफी सिस्टम के लिए, ठीक है। तो डिफी सिस्टम के लिए कौन कौन सा करेक्ट है, जो JKA and JKB है, दिस इज नॉट करेक्ट। JKA and JKB आपके डिफी सिस्टम में नहीं होते हैं, ठीक है। JKA and JKB आपके डिफी सिस्टम में नहीं होते हैं, ये दोनों जीन्स आपके कंट्रोल नहीं करते हैं डिफी सिस्टम का क्लासिफिकेशन, ब्लड ग्रुपिंग का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि दिस कंसिस्ट FYA and FYB, ये FYA and FYB एंटीजन कंसिस्ट करता है। दूसरा करेक्ट ऑप्शन ये है कि ये 1950 में डिस्कवर हुआ था। कब डिस्कवर हुआ था? 1950 में डिस्कवर हुआ था। ये स्टेटमेंट भी डिफी सिस्टम के लिए ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी ही करेक्ट है इस डिफी सिस्टम ग्रुप क्लासिफिकेशन के लिए, ब्लड ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो बी एंड सी का ऑप्शन नंबर 2, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी एंड सी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? बी एंड सी, क्योंकि डिफी सिस्टम कंसिस्ट एंटीजेंस FYA एंड FYB और ये 1950 में डिस्कवर हुआ था। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स डिफी सिस्टम के लिए सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सोशियाटिक इफेक्ट। ओके, सोशियाटिक इफेक्ट, तो ये जो एक इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है वो स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है? 104 ऑप्शन, यस 104 क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको बताना है कि इस इफेक्ट के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। इट हैपन्स व्हेन एम्पलीफाई वेरी लो लेवल ऑफ टेम्पलेट ऑफ DNA। क्या ये तब होता है जब आप बहुत लो लेवल ऑफ DNA एम्पलीफाई करते हो? इट होल्ड्स ट्रू फॉर होमोजाइटिक एलील्स। अगर आप होमोजाइटिक एलील्स यूज कर रहे हो तब ये इफेक्ट ट्रू है। या इट रिवील्स फॉर वन ऑफ द 2 एलील्स ऑफ हेटेरोजाइगस दैट फेल टू बी डिटेक्टेड। तो अगर ये तब रिवील होता है, ये तब रेलेवेंट होता है जब 2 एलील में से हेटेरोजाइगोट है वो डिटेक्ट होने के लिए फेल हो जाता है। या फिर नेक्स्ट है इट होल्ड्स ट्रू फॉर वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ टेम्पलेट DNA। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ DNA एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हो तब ये इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो इनमें से 2 ऑप्शंस करेक्ट है। यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस है, लाइक पिछले क्वेश्चन के जैसे A and B, C and D, A and C and B and D। तो इसके लिए करेक्ट है जब आप व्हेन यू एम्पलीफाई लो लेवल टेम्पलेट ऑफ DNA, जब आप बहुत लो लेवल ऑफ टेम्पलेट ऑफ DNA एम्पलीफाई करते हो तब ये होता है, या फिर ये तभी रेलेवेंट होता है या एक में से 2 एलील हेटेरोजाइगोट होते हैं और वो फेल हो जाते हैं डिटेक्ट होने। तो ऑप्शन A एंड ऑप्शन C इज करेक्ट फॉर दिस इफेक्ट, ठीक है। तो ये सोशियाटिक इफेक्ट है, स्टॉक्सियाटिक इफेक्ट, आप जैसे भी प्रोनाउंस करते हो। आई एम बैड एट प्रोनाउंसिंग थिंग्स एज आई ऑलवेज सेड। तो ये जो इफेक्ट है ये तब इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, पहले तो ये इफेक्ट आपकी DNA एम्पलीफिकेशन में ही देखने को मिलेगा, या आपके DNA एम्पलीफिकेशन में देखने को मिलेगा। कब? जब आप बहुत ही लो लेवल टेम्पलेट DNA एम्पलीफाई कर रहे हो, और ये तब रेलेवेंट होता है जब एक एलील हेटेरोजाइगोट होता है और वो डिटेक्ट होने के लिए फेल हो जाता है, तब जाके ये सोशियाटिक इफेक्ट, स्टॉक्सियाटिक इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है, स्टोकैस्टिक इफेक्ट मे बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A एंड C। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन 105 आपसे पूछ रहा है द फील्ड सॉर्बिटी टेस्ट। जो फील्ड सॉर्बिटी टेस्ट है परफॉर्म बाय पुलिस ऑफिसर
ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग ड्रंक इन ड्राइविंग केस। तो ये जो फील सॉर्बिटी टेस्ट है वो आपके ड्रंक इन ड्राइव के केसेस में चेक किया जाता है रोडों पे, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन को आपने सस्पेक्ट किया है कि ये पर्सन ड्रिंक और ड्राइव कर रहा है, तब आप उसकी फील सॉर्बिटी टेस्ट करते हो कि वो कितना सोबर है फील्ड पे। तो इसके लिए आप क्या चेक करते हो, ग्लैबुलर रिफ्लेक्स चेक करते हो, या फिर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिज्म चेक करते हो, टोनिक रिफ्लेक्स चेक करते हो, या फिर वॉक एंड टर्न चेक करते हो। तो ये जो फील सॉर्बिटी टेस्ट है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला तो ये है आप उसका हॉरिजॉन्टल विजन देखोगे और आप उसको वॉक एंड टर्न करने बोलोगे। समटाइम्स एक पैरों पे खड़े रहने के लिए भी कहते हैं जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो ये चेक करने के लिए कि वो पर्सन कितना सोबर है। कभी कभी कहते हैं कि आप एक पैरों पे खड़े होकर दिखाओ, या तो फिर आपका हॉरिजॉन्टल विजन देखते हैं कि आपका हॉरिजॉन्टल विजन कितना सही है, और वॉक एंड टर्न। अगर आप ये दोनों चीज़ों में पास हो जाते हो तो आप फील सॉर्बिटी टेस्ट पे पास हो जाते हो, ठीक है। बी एंड डी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एंड डी। और आप फिर ड्राइव कर सकते हो। ड्रंक ड्राइविंग की केस में ही फील सॉर्बिटी टेस्ट यूज करते हैं, जिसमें वॉक एंड टर्न करने को कहते हैं। आपको वॉक करने को कहेंगे, देन आपको टर्न करने को कहेंगे, एंड आपका हॉरिजॉन्टल विजन देखेंगे कि आपका हॉरिजॉन्टल विजन कितना सही है। ये आपके फील सॉर्बिटी टेस्ट का एक हिस्सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 बी एंड डी, विच इंक्लूड्स बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, ठीक है। 106 आपसे पूछ रहा है द ह्यूमन वॉइस वेरीज इन द सेम पर्सन ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू। एक ही इंसान की आवाजें अलग अलग लग सकती हैं अलग अलग समय में, क्यों? इमोशंस की वजह से, या फिर रेट ऑफ अटरेंस की वजह से, बर्थ डेट और टाइम की वजह से, या फिर ट्रांसमिशन चैनल की वजह से। तो किसी भी पर्सन की, उस एक इकलौते पर्सन की आवाज़ अलग अलग टाइम में अलग अलग हो सकती है। क्यों हो सकती है? इमोशंस की वजह से, बर्थ डेट और टाइम की वजह से, रेट ऑफ अटरेंस की वजह से, या फिर ट्रांसमिशन चैनल की वजह से। तो आवाज़ का अलग अलग होना बर्थ डेट और टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में ट्रांसमिशन चैनल की वजह से डिपेंड नहीं करता कि आपका ट्रांसमिशन चैनल क्या है। आप फ़ोन में बात कर रहे हो, आप इन पर्सन बात कर रहे हो, ये भी एक हद तक इफेक्ट नहीं डालता। इफेक्ट डालता है तो रेट ऑफ अटरेंस। आपका रेट ऑफ अटरेंस क्या है? आप इमोशनली कैसा फील कर रहे हो। अगर आप इमोशनली वीक फील कर रहे हो या इमोशनली लो फील कर रहे हो तो आपकी आवाज़ थोड़ी बदली हुई लग सकती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, कुछ ज़्यादा ही खुशी है, तो भी आपकी आवाज़ बदली हुई लग सकती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो। सेम रेट ऑफ अटरेंस, तो इमोशंस की वजह से आपका रेट ऑफ अटरेंस बदलता है और आपकी आवाज़ अलग अलग समय में अलग अलग लग सकती है। तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 106 के लिए। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 106 के लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपके करेक्ट आंसर है। इमोशंस एंड रेट ऑफ अटरेंस की वजह से आपकी जो वॉइस है वो अलग साउंड कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, Which of the following characteristics are used to identify documents produced by laser printers? तो हमने प्रोड्यूस किया है डॉक्यूमेंट लेजर प्रिंटर के साथ। तो लेजर प्रिंटर से अगर आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसमें होने वाले हैं ये आपने बताना है। काउंटरफीट प्रोटेक्शन सिस्टम होगा जिसे हम CPC कोड कहते हैं। CPC कोड मीन्स काउंटरफीट प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है। काउंटरफीट प्रोटेक्शन कोड या काउंटरफीट प्रोटेक्शन सिस्टम कोड। तो CPC होगा, लेजर प्रिंटर से बनाया हुआ है अगर आपने डॉक्यूमेंट हो, या फिर ब्रांडिंग होगी, ब्रांडिंग एंड लाइनिंग होगी, ड्रम इफेक्ट्स होंगे, या फिर इंडेंटेशंस होंगे, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होंगे जो आपने लेजर प्रिंटर्स के थ्रू प्रोड्यूस किया है। लेजर प्रिंटर के थ्रू जैसे आपने प्रोड्यूस किया है तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर उस लेजर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में होने हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ऑप्शन के, A एंड B, B एंड D, B एंड C एंड A एंड C। तो इसका मतलब ये है इन चारों में से सिर्फ 2 ऐसे ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, ठीक है। तो ड्रम इफेक्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि आप लेजर प्रिंटर यूज कर रहे हो, तो आपको लेजर प्रिंटर की वजह से ड्रम इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंडेंटेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ब्रांडिंग एंड लाइनिंग देखने को नहीं मिलेगी, काउंटरफीट प्रोटेक्शन सिस्टम कोड आपको देखने को मिल सकता है। तो A एंड C इज दी
करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ड्रम इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, आपको ड्रम इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड आपको काउंटरफीट प्रोटेक्शन सिस्टम भी देखने को मिलेगा उस डॉक्यूमेंट में जो कि लेजर प्रिंटर से प्रोड्यूस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 आपसे पूछ रहा है इलिक्ट लिकर इज नोन एज, जो इलिसिट लिकर होती है या जो इलिक्ट लिकर होती है, जो इलीगल लिकर्स होती हैं उसको हम और कौन कौन से नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन है थंडर, हूच, मूनशाइन एंड चार्ली। तो जो इलिक्ट लिकर होती है, जो इलीगल लिकर होती है, उसे आप हूच भी कहते हो या हूट भी कहते हो या फिर मूनशाइन भी आप कहते हो। ठीक है, तो इलिक्ट लिकर को आप हूच या मूनशाइन के नाम से भी जानते हो, दैट इज B&D। तो B&D कॉम्बिनेशन कहाँ है, B&D। सो दिस इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर दिस क्वेश्चन 108 के लिए, हूच एंड मूनशाइन। ठीक है, तो हूच एंड मूनशाइन हम इलिक्ट लिकर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, तो ये आपसे पूछ रहा है लेबोरेटरी टेस्टिंग इथाइल अल्कोहल के लिए। इथाइल अल्कोहल के लिए जो लेबोरेटरी टेस्टिंग है वो कौन कौन सी है, केविट टेस्ट है, डेलिकोपियानी टेस्ट है, या फूजीवारा टेस्ट है, या कोज़ेल्का या हाइंस टेस्ट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हम इथाइल अल्कोहल के लिए या फिर अल्कोहल एग्जामिनेशन के लिए केविट टेस्ट करते हैं और कोज़ेल्का और हाइंस टेस्ट करते हैं, कोज़ेल्का एंड हाइंस टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन A and D फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन A and D इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि अल्कोहल टेस्ट के लिए आप केविट टेस्ट और कोज़ेल्का एंड हाइंस टेस्ट करते हो। फूजीवारा टेस्ट आपके अदर ड्रग्स के लिए आप करते हो, सेम विद द डेलिकोपियानी टेस्ट वो आप ओपियम्स के लिए करते हो। आई थिंक ओपियम और उसके डेरिवेटिव के लिए करते हैं, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट फूजीवारा टेस्ट और जो डेलिकोपियानी टेस्ट है ये आप अदर ड्रग्स के लिए करते हो, अदर ड्रग्स जो हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट करते हो। बट अल्कोहल के लिए केविट टेस्ट और कोज़ेल्का हाइंस टेस्ट आप यूज करते हो टू डिटेक्ट अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 जो कि बैलिस्टिक्स का है। द राइफलिंग इन द बैरल ऑफ द फायर आर्म इज डन टू, जो राइफलिंग होती है द राइफलिंग इन द बैरल में जो राइफलिंग होती है फायर आर्म की, वो कैसे होती है। ठीक है, क्यों होती है या कैसे होती है ये आपने बताना है। टू स्टेबलाइज द बुलेट फ्लाइट विथ नोज ऑन पोजीशन, इस वजह से आप राइफलिंग करते हो। डिक्रीज द रिकॉइल को डिक्रीज करने के लिए आप राइफलिंग करते हो। डिक्रीज द एयर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए आप राइफलिंग करते हो। या फिर एनहांस द वर्किंग एक्शन ऑफ मैकेनिज्म बढ़ाने के लिए, उसका वर्किंग एक्शन बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, राइफलिंग करते हो। तो जो बैरल में राइफलिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपका बैरल है तो इसमें जो राइफलिंग हुई है, राइफलिंग क्यों करी जाती है ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो राइफलिंग आप क्यों करते हो, सबसे पहला तो सबसे स्ट्रेट आंसर ये दिख रहा है, टू डिक्रीज द एयर रेजिस्टेंस। हम एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ही, एयर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए ही राइफलिंग करते हैं। तो ये ऑप्शन तो पक्का आ रहा है, ऑप्शन सी। इसके अलावा डिक्रीज द रिकॉइल तो डिक्रीज नहीं करते हो आप, रिकॉइल को इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज नहीं होती है। रिकॉइल कब है, जब वो बुलेट फिर से थोड़ा सा बाउंस बैक करती है, उसे हम रिकॉइल करते हैं। स्टेबलाइज द बुलेट फ्लाइट विद नोज ऑन पोजीशन, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सॉरी यस ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके वर्किंग मैकेनिज्म को इन्हांस करने के लिए आप ऑफ कोर्स इन्हांस करते हो, बट आप स्टेबलाइज भी करते हो बुलेट को उसके नोज ऑन पोजीशन पे, क्योंकि ये राइफलिंग की वजह से बुलेट स्टेबलाइज रहती है और एयर में भी दूर तक जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, स्टेबलाइज द बुलेट फ्लाइट विथ नोज ऑन पोजीशन। नोज ऑन पोजीशन पे बुलेट को स्टेबलाइज करने का काम करती है ये राइफलिंग। ठीक है, राइफलिंग से क्या होती है, बुलेट की जो नोज ऑन पोजीशन है उसको स्टेबलाइज करती है और एयर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करती है। ठीक है, तो इसीलिए ही आप राइफलिंग करते हो। तो ANC का कॉम्बिनेशन ऑप्शन 4 में है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A एंड ऑप्शन C, क्योंकि राइफलिंग स्टेबलाइज करती है आपके बुलेट को और एयर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से उसकी इफिशियंसी बढ़ती है ओवरऑल।